गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के लिए काल ये विषय पे चर्चा करेंगे, इसे सीखेंगे। हम पहले भी ये सीख चुके हैं, ये हम फिर से पुनरावलोकन करेंगे, इसका मतलब रिवीजन करेंगे आज। ओके, चलिए हम काल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम काल को समझते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं कि काल किसे कहा जाता है और काल के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। ओके, काल किसे कहते हैं? जिससे हमें कोई भी क्रिया मतलब कोई भी अगर आप कार्य करते हो, उस कार्य के होने का जो समय होता है, अगर उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, उस समय की जानकारी, तो उसे हम कहते हैं काल। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम कहें, यानी सरल शब्दों में अगर इसे हम कोशिश करें जानने की, तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब यहाँ पे हमें कार्य किस समय में हुआ या चल रहा है या होने वाला है, और साथ ही साथ उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है। मतलब कार्य जो है, जो भी आपका वर्क है, वो कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है, ये हमें जहां से पता चलेगा, इसका बोध होगा, उस समय को हम काल कहते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमें कई वाक्य इधर दिए गए हैं, जैसे पहले दो वाक्य बच्चे खेल रहे हैं और मैडम पढ़ा रही है। ये दो वाक्य पढ़ने के बाद हमें ये बोध होता है कि ये जो घटनाएं हैं, ये जो कार्य है, वो अभी क्या है, अभी चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं मतलब इस वक्त अभी जो चलता हुआ समय है, मतलब इस वक्त में वो बच्चे अभी खेल रहे हैं। मैडम पढ़ा रही है, मतलब ये जो वक्त है, इस वक्त में यहाँ पे मैडम क्या कर रही है, पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ा रही थी। ये दो वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि बच्चे खेल रहे थे, यानी ये जो घटना है, ये जो क्रिया है, वो पहले ही घटित हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है। मैडम पढ़ा रही थी, मतलब ये भी जो कार्य है, ये क्रिया है, मैडम ने कब अभी पढ़ा रहे हैं? नहीं। पढ़ाने वाले हैं? नहीं। मैडम ये पहले ही पढ़ा चुकी है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन सा काल है, जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, उसके बारे में यहाँ पे इस वाक्य द्वारा हमें समझाया गया है। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, मतलब जो आने वाला समय है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी, मतलब ये बाद में होने वाला है। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। जो हमने पहला वाक्य जो देखा, बच्चे खेल रहे हैं और मैडम पढ़ा रही है, ये अभी चल रहा है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान। तो ये वर्तमान समय में हो रहा है, यानी वर्तमान काल में हो रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, यानी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। मतलब ये जो दो क्रियाएं हैं, ये पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, मतलब ये भूत में हो चुकी है। जो पहले हो जाती है उसे हम भूत कहते हैं, जो चलता समय उसे हम वर्तमान कहते हैं। तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। ये जो हमने कई वाक्य यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये वाक्य किस समय में हो रहे हैं, या हो चुके हैं, या होने वाले हैं। इन बातों का बोध हमें यहाँ से इन वाक्यों द्वारा होता है। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि आपकी गणित की कक्षा समाप्त हो चुकी है। मतलब अभी कौन सी कक्षा समाप्त हुई है? आपकी गणित की, यानी वो भूत हो चुका है। अभी आपकी कौन सी कक्षा चल रही है?
आपकी हिंदी की कक्षा चल रही है तो इसे हम वर्तमान कहेंगे क्योंकि ये अभी चल रही है। और इसके बाद में आपके विज्ञान की कक्षा होने वाली है, यानी मतलब साइंस का लेक्चर होने वाला है, तो ये क्या रहेगा आपके लिए, ये आने वाला समय है, तो ये रहेगा भविष्य। गणित आपके लिए क्या होगा, गणित की कक्षा भूत, हिंदी की कक्षा भी आपके लिए वर्तमान, और विज्ञान की जो कक्षा रहेगी आपका साइंस लेक्चर वो क्या रहेगा, भविष्य रहेगा। अब हम इसके आगे काल के भेद जानते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, आप जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय चल रहा है। ओके। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, मतलब जो समय बीत चुका है। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट में है, जिससे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। भूतकाल जो समय बीत चुका है, मतलब पास्ट टेंस जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी है। और जो आने वाले समय में होने वाली चीजें हैं, जो आने वाले समय में क्रिया होने वाली है, कार्य होने वाले हैं, तो वो काल जो रहेगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्यत काल। फ्यूचर यानी आने वाला समय। ओके, चलिए अब आगे हम वर्तमान काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। वर्तमान काल की परिभाषा हम देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें समझ में आ जाए या यह पता चले कि ये जो क्रिया है वो सामान्य रूप से वर्तमान में घटित हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समाचार सुन रहे हैं, मतलब वो सुन चुके हैं नहीं, सुनने वाले हैं नहीं, वो अभी सुन रहे हैं, इसलिए हम इसे वर्तमान काल कहेंगे। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी क्या कर रहा है, यहाँ पे पूजा कर रहा है, किस समय में कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है, अभी कर रहा है, इसलिए ये भी उदाहरण क्या रहेगा, वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। प्रियंका स्कूल जाती है, ठीक है, वो अभी भी स्कूल जाती है, वो जाती थी अगर आता था तो ये वर्तमान का उदाहरण नहीं होता, लेकिन वो अभी जाती है, और जाएगी आता था तो भी वो भविष्य की बात होती थी। लेकिन इन प्रेजेंट अभी वर्तमान में क्या है, प्रियंका स्कूल जाती है, अभी वो जाती है, इसलिए ये वर्तमान का उदाहरण कहलाएगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। ये जो हमने 3 वाक्य अभी यहाँ पे देखे हैं, इन तीनों वाक्य में क्या पता चल रहा है, ये जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान में हो रही है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सब क्या है, वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। यहाँ पे वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में कुछ पदों का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो हम ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो वाक्य हैं वह वर्तमान काल का है या किसी दूसरे काल का है। तो वो पद कौन कौन से वो देखते हैं हम, ता, ती, ते, हैं और हैं आदि आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पदों का प्रयोग होगा, ता, ती, ते, है और हैं, ठीक है। इन पदों का अगर प्रयोग होता है तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो वाक्य हैं वो क्या है, वर्तमान काल के वाक्य हैं। बड़ा सरल है इसे पहचानना, ठीक है। सबसे पहले आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य है वो कब है, कब घटित हो रही है क्रिया, वर्तमान में घटित हो रही है। चलिए आगे हम वर्तमान काल के उपभेद जो हैं, काल के भेद में वर्तमान आया और वर्तमान के जो उपभेद हैं उसे समझेंगे। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, सामान्य वर्तमान काल,
अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब इसे एक एक करके हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जो भी क्रिया सामान्य रूप से अगर वर्तमान काल में हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात इस वाक्य द्वारा हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे दिया गया है कि जो कार्य है वो वर्तमान में चलना चाहिए। सबसे पहले अगर उसको सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलानी है तो वो क्या है? सामान्यतः वो वर्तमान में होनी चाहिए। और उसके बाद दो मुख्य बातें ये हैं कि वो कार्य अपूर्ण ना हो और उसमें कोई संदेह ना हो। अपूर्ण यानी वो कार्य जो भी होगा, वो क्रिया जो है वो इनकम्प्लीट भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उस पर हमें संदेह यानी डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगर उस पर संदेह भी नहीं है, ना उसके अपूर्ण है, मतलब वो ना इनकम्प्लीट है और वो सामान्यतः अगर वर्तमान में चल रही है तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है। बच्चा क्या करता है? खिलौनों से खेलता है। ना इस वाक्य पे हमें संदेह है और ना इसके अपूर्ण होने की हमें कोई शंका है। ना ये अपूर्ण है और ना इसमें हमें कोई संदेह है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वो अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है मतलब इसमें कोई संदेह भी नहीं है और ना ही यह अपूर्ण है। माली पौधों को पानी देता है। ये वाक्य भी ना अपूर्ण है, ना इसमें हमें कोई संदेह है, ना डाउट है। राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, ये तीनों जो वाक्य है ना, इन पे हमें संदेह है, ना ये अपूर्ण होने का कोई अपूर्ण है ऐसा भी हमें इन वाक्यों से कोई बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं, जिसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहते हैं। अब ये जो सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। कौन कौन से पदों का प्रयोग होता है? ता है, ती है और ते है। ये अगर पद वहां पे या ये शब्द वाक्य के अंत में आ जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से हमें ये बोध हो जाए कि ये जो कार्य है वो अभी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, वो अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, इन प्रोसेस है। ओके, तो हम इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन अभी पहुंचा है? नहीं। मोहन जाने वाला है? नहीं, वो अभी जा रहा है। मतलब कार्य तो चल रहा है परंतु वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या है? अपूर्ण है। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है। जो अभी क्रिया है वो इन प्रोसेस है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण हम यहाँ पे इसके साथ देखेंगे। वर्षा हो रही है। ठीक है, ये वर्तमान में हो रहा है लेकिन अभी पूर्ण हुआ है
या नहीं। अनुराग लिख रहा है, उसका लिखने का जो कार्य है वो अभी चल रहा है, वो अभी यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ है। राम अखबार पढ़ रहा है, वो अभी पढ़ने का जो कार्य है उसका वो अभी चल रहा है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। राम जयपुर जा रहा है, उससे कुछ और अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जा रहा है मतलब वो हम घर जा रहे हैं, क्या रहेगा, अपूर्ण काल का उदाहरण कहलाएगा। बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं, उनसे पाठ याद हुआ है कि अभी नहीं, वो अभी कर रहे हैं, बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो यह भी वर्तमान में चल रही है घटना है, क्रिया है, परंतु यह पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण काल की क्रिया कहलाएगी। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि आते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो उदाहरण ऊपर दिए हैं उसमें अंत में रही है, रहा है, इन पदों का, इन शब्दों का वहां पे प्रयोग किया गया है। अगर ये शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो आप बड़ी सरलता से ये जान सकते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। तो क्या याद रखना है सिर्फ हमें कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं ये पदों का उपयोग होना चाहिए, और साथ ही साथ का क्रिया जो है वर्तमान में चले और वो पूर्ण ना हुई हो, वो अभी अपूर्ण हो। चलिए अगला जो है भेद वर्तमान काल का वो देखते हैं, वो है पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, उसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब कार्य वर्तमान में भी चल रहा है, मतलब वर्तमान में पूर्ण हुआ है। अगर कोई कार्य या कोई क्रिया वर्तमान में पूर्ण होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। वह आया है, मतलब वो आ चुका है, और कब आया है? अभी वर्तमान में, अभी आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब उसने अभी अभी ये पुस्तक पढ़ी है, और ये कारण अपूर्ण भी नहीं है। मैंने खाना खाया है, जो खाना खाने की जो क्रिया है वो अभी पूर्ण हो चुकी है। मैंने पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाने की क्रिया क्या है? अभी अभी उसने पूर्ण की है, परंतु ये क्रियाएं सब वर्तमान में हो रही है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। इसके लिए हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। हम घूमने गए हैं, मतलब अभी वर्तमान में हम घूमने गए हैं, ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन ये वर्तमान में पूर्ण हुई है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए हम कौन से पदों का प्रयोग करते हैं या शब्दों का, वो हम देख लेते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि ये पूर्ण वर्तमान काल के भेद हैं। यहाँ पे अगर वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस है और हूं अगर आए तो आप आसानी से या सरलता से इसे जान जाएंगे कि ये वाक्य जो है वह क्या है? पूर्ण वर्तमान काल के हैं। जैसे हमने प्रथम जो पहला वाक्य देखा था वहां पे था वह आया है, तो वहां पे आ की मात्रा लग रही है और अंत में है। यहाँ पे देखिए आ, ई, ए प्लस है और हूं। पढ़ी है, खाया है, उड़ाई है, तो यहाँ पे या तो आ की मात्रा लग रही है, या तो ई, या तो बड़ी ई की मात्रा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो वाक्य हैं वह पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध का अर्थ होता है डाउट, या जहां पे हमें शंका हो कोई, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट डाउटफुल। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्या हो? क्रिया के होने में अगर संदेह प्रकट हो, पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, मतलब क्रिया हो रही है नहीं हो रही इस पे संदेह होगा, परंतु
वो वर्तमान काल में उसके कोई संदेह ना हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि संदिग्ध का अर्थ होता है डाउट या शंका। अगर जहाँ पे भी आपको वाक्य पढ़ने के बाद डाउट आए तो और वो वर्तमान की घटना हो या क्रिया हो तो उसे आप क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। सरल शब्दों में जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जिस घटना का या जिस क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने में हमें शंका हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे माँ खाना बना रही होगी। अगर समझिए कि आपसे कोई आपका मित्र कहीं बाहर मिलता है और पूछता है माँ क्या कर रही है, और आप कहते हो शायद माँ खाना, मतलब माँ खाना बना रही होगी। मतलब आपका ये क्या है? अंदाज है। लेकिन ये बात आप क्या कर रहे हो? वर्तमान की कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे श्योर नहीं हो कि माँ सच में खाना बना रही है या किसी और कार्य में है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको शंका है, इसीलिए ये जो कार्य है वो क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य में निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। अन्य उदाहरण हम इसके देखते हैं। राम अखबार पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा, या और हम देख सकते हैं मेरा भाई अभी आता होगा, नीता निबंध लिखती होगी। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारा अंदाज लगा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इन बातों पे संदेह है कि सच में यही हो रहा है या कुछ और घटित हो रहा है। इसलिए ये सब जो घटनाएं हैं ये क्या है? संदिग्ध है। और ये घटनाएं वर्तमान में हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं। ये शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होता है। कौन से? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इन पदों का अगर प्रयोग होता है मतलब यहाँ पे हमें संदेह का बोध हो रहा है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल या प्रेजेंट डाउटफुल कहलाएंगे। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें वर्तमान में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। देखिए पहले संदिग्ध था, मतलब डाउटफुल था कि वो कार्य हो रहा है नहीं, उसके वर्तमान में कोई डाउट नहीं था। और यहाँ पे संभावना मतलब आशा होती है कि ये कार्य जो है वो संभाव्य समय में, मतलब वर्तमान में ये कार्य पूर्ण होगा, इसकी हमें सिर्फ आशा होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। ठीक है, संभाव्य का अर्थ क्या है? संभावित यानी शायद ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, कब? वर्तमान में। वह लौटा हो या ऑब्लिक होगा, वह चलता हो या वह चलता होगा, उसने खाया हो या उसने खाया होगा, राम अखबार पढ़ रहा हो या राम अखबार पढ़ रहा होगा। ये सब वाक्य क्या है? संभाव्य वर्तमान काल के। क्योंकि इन वाक्यों द्वारा हमें ये बोध हो रहा है कि ये वाक्य शायद वर्तमान में ही संभव है और समाप्त होंगे। ये जो क्रियाएं हैं वो समाप्त कब होगी? संभाव्य वर्तमान में, मतलब आने वाले वर्तमान में। संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि शब्द आते हैं या इन पदों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो या रहे हो। इन पदों का अगर प्रयोग इन वाक्यों में होता है तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ये क्या बोध होगा हमें? ये जो वाक्य हैं, ये जो क्रियाएं हैं वो क्या है? संभाव्य वर्तमान काल के हैं। अगला हम देखते हैं भूतकाल, जो
काल का दूसरा भेद है। यहाँ पे हमारा वर्तमान काल जो है वो समाप्त हुआ है और हम अगले इस पे जा रहे हैं, वो क्या है, भूतकाल। तो भूतकाल की परिभाषा हम देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब जिस रूप से हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो है बीते हुए समय के बारे में, मतलब जो समय अभी बीत चुका है, जो घटनाएं घटित हो चुकी, जो क्रियाएं पहले ही घटित हो चुकी हैं, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये भूतकाल की घटनाएं हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, मतलब उसका जो खाने का क्रिया है, खाने की जो क्रिया है वो क्या है, पहले ही समय में घटित हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। राम ने अपना पाठ याद किया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। इन तीनों वाक्यों से हमें ये बोध हो रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्रियाएं हैं, ये जो कार्य हैं, वो पहले ही सब समाप्त हो चुके हैं। उपरोक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के कुछ और भेद भी हैं। तो भूतकाल को कैसे पहचानेंगे हम, उसके अंत में क्या आएगा, था, थे, थी। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, उसके उपभेदों को जानने का प्रयास करेंगे। तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन से हैं वो हम देखते हैं। सामान्य भूतकाल या सिंपल पास्ट, आसन्न भूतकाल रिसेंट पास्ट, पूर्ण भूतकाल कंप्लीट पास्ट, अपूर्ण भूतकाल इनकम्प्लीट पास्ट, संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट, हेतु हेतुमत भूत यानी कंडीशनल पास्ट। तो एक एक करके इनका भी हम विस्तार से इसे जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है कि ये जो घटना, ये जो क्रियाएं हैं, वो भूतकाल में हो चुकी है, परंतु इसके द्वारा हमें विशेष समय का कोई बोध नहीं हो रहा है कि ये कितने पहले हुई है, बहुत अधिक पहले घटित हुई है, या अभी अभी कुछ दिनों पहले हुई है, या कब हुई है। जब हमें ये शंका हो, हमें वाक्य पढ़ने के बाद अगर समय का निश्चित बोध ना हो, परंतु हमें ये ज्ञात हो जाए कि वाक्य जो है या जो क्रिया है वह भूतकाल में घटित हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे, मोहन आया, मोहन आ चुका है, परंतु वो कब आया ये हमें यहाँ से निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा। सीता गई, सीता जा चुकी है, परंतु वो कब गई इस बारे में भी हम यहाँ पे बता नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगा, सामान्य भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। श्री राम ने रावण को मारा, कब मारा अभी हमें पता है, बट वाक्य पढ़ने के बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब मारा, इसीलिए यहाँ से ये वाक्य भी क्या है, सामान्य भूतकाल का कहलाएगा। राम ने अखबार पढ़ा, मोहन ने पत्र भेजा, राज गया, हमने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा, मोहन ने पत्र भेजा, राज गया, हमने पुस्तक पढ़ी थी। ये सभी वाक्यों से ये हमें यहाँ पे बोध हो रहा है कि ये वाक्य जो है वो भूतकाल में, ये जो क्रिया है वो भूतकाल में घटित हो चुकी है, परंतु उनके निश्चित समय का यहाँ पे कोई भी बोध हमें नहीं मिल रहा हो रहा है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ, ई,
ए आदि आते हैं। इन पदों का वहां पे प्रयोग किया जाता है। तो याद सिर्फ किया रखना है आपको कि घटनाएं जो क्रियाएं हैं वो भूतकाल में हो चुकी है, परंतु हम उसका निश्चित समय ना बता सके अगर वाक्य पढ़ने के बाद, और साथ ही साथ उसके अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। अगला जो है, अगला उपभेद भूतकाल का है आसन्न भूतकाल, यानी जिसे आप रिसेंट पास्ट भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। यहाँ पे देखिएगा, पहला हमने पढ़ा था सामान्य भूत, यानी वहां पे हम निश्चित समय नहीं बता सकते थे, परंतु आसन भूत के वाक्य पढ़ने के बाद आप ये बता सकते हैं कि अभी अभी ये कार्य पूर्ण हुआ है, मतलब कुछ देर पहले ही या कुछ समय पहले ही ये कार्य निकट भूत में ही ये क्या है, क्रिया या कार्य पूर्ण हुआ है, तो वो रहेगा आसन भूतकाल का उदाहरण। सामान्य भूतकाल के साथ हैं जोड़ दिया जाए तो आसन भूतकाल हो जाता है। अगर आपने सामान्य भूतकाल के उदाहरण जो हमने अभी देखे, उनके आगे अगर आप है या हैं जोड़ दें तो वो क्या बन जाते हैं? आसन भूतकाल, मतलब अभी अभी कुछ समय पहले ही या निकट भूत में ही ये क्रियाएं जो पूर्ण हुई है। मैंने आम खाया, यह सामान्य भूत था, उधर हमने है जोड़ा तो वो बन गया आसन्न भूतकाल, यानी मैंने आम खाया है। मैं अभी सोकर उठी, तो ये हो जाएगा आसन्न आसन भूतकाल। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, तो ये भी हो जाएगा आसन भूतकाल, मतलब निकट समय में ही ये क्रियाएं पूर्ण हुई है। राम ने अखबार पढ़ा है, हमने पुस्तक पढ़ी है, मोहन ने पत्र भेजा है, मतलब इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे ये बोध हो रहा है कि ये निकट भूत में या निकट समय में ही ये कार्य, ये क्रियाएं पूर्ण हुई है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसीलिए ये आसन भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। पूर्ण भूतकाल, या जिसे आप अंग्रेजी में कंप्लीट पास्ट भी कहेंगे, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप वाक्य पढ़ने के बाद आपको ये बोध हो जाए कि जो क्रियाएं हैं, जो कार्य है, वह काफी पहले हो चुका है, तो और वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तब आप उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूत कहेंगे। उदाहरण तौर पे हम देखते हैं, उसने शाम को मारा था। उसने क्या किया था? शाम को मारा था। कब मारा था? यह बहुत पहले की बात है, इसलिए था का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। राम ने अखबार पढ़ा था। इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें इन वाक्यों की पूर्णता भूत में घटित होने का बोध यहाँ पे हो रहा है, यानी ये पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? भूत में ही घटित हो चुके हैं। या हम और वाक्य देखना चाहे तो, मोहन ने पत्र भेजा था, हमने पुस्तक पढ़ी थी, विक्रम गया था। तो जब था का प्रयोग हो रहा है, मतलब ये पूर्ण रूप से भूत में घटित हो चुके हैं, यहाँ पे हमें ये बोध हो रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं, मतलब ये कोई भी आपको ना यहाँ पे शंका होगी ये भूत में हुई है या वर्तमान में चल रही है। पूर्ण रूप से हमें ज्ञात हो रहा है कि पूर्ण रूप से भूत में ही घटित हो चुकी हैं, तो ये पूर्ण भूतकाल यानी कंप्लीट पास्ट के उदाहरण कहलाएंगे। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे
आदि लगता है। कौन से शब्दों का या पदों का यहाँ पे प्रयोग होगा? था, थी, थे। वाक्य के अंत में आएंगे ये, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुकी थे। ठीक है, ये अगर शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य के अंत में होता है तो हम यहाँ पे सरलता से कह सकते हैं कि ये सब पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं अपूर्ण भूतकाल यानी इनकम्प्लीट पास्ट। अपूर्ण से हमें समझ में आ जाता है कि इनकम्प्लीट है ये। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, राम अखबार पढ़ रहा था। इन तीनों वाक्यों से हमें यह पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो भूत में शुरुआत तो हो चुकी है, परंतु भूत में वो समाप्त हुई है या नहीं हुई हमें नहीं पता। क्योंकि जब हमने अंतिम बार सुरेश देखा तो सुरेश क्या कर रहा था? गीत गा रहा था, मगर उसका गीत गाने का जो क्रिया है वो समाप्त हुई कि हमें यहाँ पे पता नहीं। इसीलिए ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। सीता सो रही थी, जब हमने उसे देखा तो सो रही थी, परंतु वो अभी भी सोई है कि हमें पता नहीं। राम अखबार पढ़ रहा था जब हम उससे मिले, परंतु अभी भी वो अखबार पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये हमें यहाँ से नहीं समझ में आता है। यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे बोध नहीं होता इन वाक्यों द्वारा। तो उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। मतलब शुरुआत कब हुई, आरंभ कब हुआ? अतीत में हुआ, मतलब भूत में हुआ, परंतु उनके पूर्ण होने का बोध हमें नहीं हो रहा है। अतः यह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगता है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में कौन से पदों का प्रयोग होगा? रहा था, रही थी और रहे थे, इन पदों का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये कार्य जो है, ये क्रियाएं जो हैं वो अपूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। तो कौन कौन से पदों का ध्यान रखिएगा? रहा था, रही थी और रहे थे। मतलब क्रिया जो है आरंभ कब होगा? भूत में होगा, परंतु वो अभी समाप्त हुई नहीं हुई हमें नहीं पता। अगला देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल है। ओके, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं डाउटफुल पास्ट। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, मतलब यहाँ पे हमें संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कहेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे हमें डाउट बना हुआ है कि सच में गया नहीं गया, बस छूट गई होगी। हमें नहीं पता कि सच में छूटी या नहीं छूटी, परंतु हम कह रहे हैं कि बस छूट गई होगी, मतलब यहाँ पे हमें संदेह है। दुकानें बंद हो चुकी होगी, राम ने अखबार पढ़ा होगा। इन सभी वाक्यों से देखिए हमें यहाँ पे संदेह आ रहा है, संदेह प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भूतकाल में जो ये वाक्य हैं वो अनिश्चितता दर्शा रहे हैं। क्रिया के कार्य होने में जो है वो अनिश्चितता है कि भूतकाल में क्रियाएं समाप्त हुई या नहीं हुई। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। इन पदों का वहां पे क्या होगा? प्रयोग होगा। कौन से? होगा, होगी, होंगे। ओके, अगला जो है वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि भूतकाल में क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है।
इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सके। देखिए, जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, दूसरे भूतकाल के क्रिया पे निर्भर हो, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे अगर निर्भर हो तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहलाएगी या वाक्य कहलाएगा। यहाँ पे एक शर्त रखी जाती है, इन्हें शर्त वाला वाक्य भी कहा जाता है। जैसे मैंने स्क्रीन पे आप नीचे देख सकते हैं, काले मोटे अक्षरों में दिए लिखा है शर्त वाला वाक्य। ये क्या कहलाएगा? शर्त वाला वाक्य कहलाएगा कि एक शर्त पे दूसरी बात निर्भर करती है, यानी एक क्रिया पे दूसरी क्रिया क्या है? निर्भर करती है। यदि तुमने परिश्रम किया होता, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। मतलब पास होने की जो क्रिया है वो किस पे निर्भर है? परिश्रम किया होता, और दोनों भी भूत की बात है। मतलब जो परिश्रम करने की बात है वो भूत की बात है। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब फसल अच्छी होने की जो क्रिया है वो किस पे निर्भर करती है? वर्षा होने पे। या हम कह सकते हैं यदि मैंने याद किया होता तो मैं अवश्य उत्तीर्ण होता। यदि तुम कल आते तो मैं अवश्य चलता। मतलब मैं अवश्य कब चलता? जब तुम कल आए होते तो। मतलब एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पे निर्भर कर रही है। यहाँ पे हमें कंडीशन दी जा रही है, मतलब यहाँ पे शर्त रखी जा रही है, यदि तुम कल आते तो मैं अवश्य चलता। तो उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। यानी अगर दूसरी क्रिया किस पे निर्भर करेगी? पहली क्रिया पे। अगर पहली क्रिया हो तो ही दूसरी क्रिया हो सकती है। अगर इस तरीके के वाक्य हमें नजर आते हैं तो हम इसे किसका उदाहरण मानेंगे? हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण मानेंगे। और यहाँ पे देखना, ये शर्त वाले वाक्य रहेंगे। अगला जो है वो भविष्यत काल है, परंतु यहाँ पे हमें समय हमारा पूर्ण हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम रुकेंगे। अगली जो कक्षा रहेगी जब कभी होगी हिंदी की, तो उसमें हम भविष्यत काल जरूर आगे का पढ़ेंगे। हेलो हेलो मैम। हेलो हॅलो हेलो मैम। हाँ हो मैम। सर. हाँ हाँ झालं म्हणलं. हॅव यू कम्प्लीटेड सर? हाँ हॅलो. कंप्लीट नाही झालंय कारण एक पूर्ण टॉपिक बाकी आहे. आता 2 टॉपिक संपले माझे. यू कॅन स्टार्ट द नेक्स्ट वन. काय म्हणलं मॅम? पुन्हा स्टार्ट करा, तुमचं जे बाकी आहे ते पुन्हा स्टार्ट करा ना. चालेल चालेल चालेल, ओके ओके चालेल, ठीक है बच्चों, हम ओके. आगे का भी कंप्लीट कर लेते हैं। भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब जो आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होगी उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। मतलब तीनों वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें ये बोध होता है कि ये जो वाक्य हैं, ये घटना, ये क्रियाएं जो है वो आने वाले समय में होने वाली है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्यत काल के भेद। अब देखिए, भविष्यत काल के सिर्फ की कुल 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से अगर वो भविष्यत काल मतलब भविष्य में होने वाली है तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण कहेंगे, क्रिया कहेंगे। इससे प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे,
वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, राम अखबार पढ़ेगा, मोहन जयपुर जाएगा। ये जो हमने 5 उदाहरण यहाँ पे देखे, सभी उदाहरणों को पढ़ने के बाद बोध होता कि ये सब घटनाएं, ये सब क्रियाएं आने वाले भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं कहलाएंगी। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने सामान्य भविष्य कुछ पदों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? एगा आदि इसके वाक्य के जाएगा, बेचेगा यानी एगा, पढ़ेगा या फिर भी एगा लगा। अगर एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी और आदि अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वो क्या होंगे? सामान्य भविष्य काल के वाक्य कहलाएंगे। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना, यहाँ पे देखिए संभावना होगी, वो डेफिनेटली होगा ये नहीं पता, लेकिन भविष्य में पूर्ण होने की या ये कार्य की क्रिया की भविष्य में होने की संभावना है सिर्फ, तो उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। शायद चोर पकड़ा जाए, चोर पकड़ा ही जाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कह रहे हैं शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, अच्छे अंक प्राप्त ही होंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, तो हम वहां पे क्या प्रयोग करें? शायद, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। देखिए तीनों वाक्यों में शायद का हमने प्रयोग किया, या तो हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारी एक शंका प्रकट कर रहे हैं, हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं कि शायद यह हो सकता है, तो ये संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, यह पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं है, मतलब हम इसे डेफिनेटली होंगे ये हम नहीं कह सकते। अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। इसके अंत में ए उ हो आदि आते हैं। वाक्य के अंत में अगर ए उ हो आदि अगर आ जाए तो इसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखेगा शायद का प्रयोग हो सकता है, हो सकता है, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो भी ये संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण कहलाएंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं शायद राम अखबार पढ़ेगा, है ना, शायद राज जयपुर जाएगा, शायद वे जयपुर जाएंगे, तो यहाँ पे हम शायद का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए ये भी क्या कहेंगे? कहलाएंगे संभाव्य भविष्य काल का वाक्य कहलाएगा। अगला जो है वो है हेतु हेतुमत भविष्य काल, माने यानी यहाँ पे भी शर्त वाला वाक्य होगा। जैसे हमने हेतु हेतुमत भूतकाल देखा था, वहां पे क्या था? शर्त वाले वाक्य थे, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होती थी। सेम यहाँ पे भी होगा हेतु हेतुमत भविष्य काल में कि एक जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पे यहाँ पे निर्भर करेगी, परंतु ये जो क्रियाएं हैं वो भविष्य की होगी। हेतु हेतुमत भूत में वो क्रियाएं जो थी वो भूत की थी। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे भूत या उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा, वो पढ़ेगा तो सफल होगा। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर हो रही है, तो वो हेतु हेतुमत भविष्य काल के उदाहरण कहलाएंगे। हेतु हेतुमत भविष्य काल में क्रिया के साथ होगा, उंगा, उ, हो आदि लगता है, और ये साथ ही साथ शर्त वाला वाक्य होता है, मतलब कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है कि एक क्रिया जो भविष्य में होगी वो किस पे निर्भर करेगी? भविष्य के दूसरी क्रिया पे निर्भर होगी। जैसे वो कमाए तो मैं खाऊं, अगर वो कमाएगा भविष्य में कभी तो मैं खाऊंगा, ठीक है। वो आए तो मैं जाऊंगा, अगर वो आया मतलब भविष्य में कभी आएगा तो मैं जाऊंगा,
मतलब दोनों भी क्रिया भविष्य की हैं, परंतु एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आपके निर्भर हो रही है, इसलिए ये हेतु हेतु मत भविष्य काल की क्रिया कहलाएगी। ये सब स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको पढ़ने के बाद में काम आएगा। आप इसके उत्तर लिखिएगा, आपके जो विद्यालय के शिक्षक हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, उन्हें इसके उत्तर आप लिख के भेजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको ये कितना समझ में आया है और नहीं। धन्यवाद। हॅलो हॅलो सुप्रिया मॅम, हो कंप्लीट झालंय माझं.